बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया टॉक के साथ मैं हूँ हफीज़ उस्मानी। हम आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्त और उसकी समाअत के हवाले से, और इसके साथ ही मुल्क भर में JUIF की तरफ से जारी रोड्स ब्लॉक्स और पहिए जाम करने के हवाले से, इसके साथ हम जो तीसरा मौजू है कि काबीना के अंदर जो अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और उनके हवाले से ख़बर गर्म है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम जानेंगे मोहतरम जावेद मलिक साहब से, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और अंदर की ख़बर रखते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ किस कदर दुरुस्त है और अब तक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह उस्मानी साहब। मियाँ नवाज़ शरीफ की तबीयत ख़राब है और इस बारे में चूँकि सरकारी डॉक्टरों ने और डॉक्टरों के पूरे बोर्ड ने एक मेडिकल रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे उनके जो कि प्लेटलेट्स जो हैं वो मुसलसल कम हो रहे हैं और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। उनको प्लेटलेट्स को स्टेबल करने के लिए जितनी भी अद्वियात दी जाती हैं वो स्टीरॉइड्स हैं, और स्टीरॉइड्स बहुत ही आखिरी स्टेज होती है किसी भी बीमारी को हल करने के लिए। तो मुसलसल किसी भी शख्स को स्टीरॉइड पे तवील अरसा तक स्टीरॉइड पे नहीं रखा जा सकता। नवाज शरीफ साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक बयानिया है। शहबाज शरीफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि नैब ने जब मियाँ नवाज शरीफ को एक नए केस में गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि वो ऑलरेडी नैब कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो वहाँ पे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बिल्कुल। और इस हवाले से शुरू में इसको छुपाया गया, बाद हुकूमत के भी हाथ पांव फूल गए, सब बातें सामने आ गई। अब रास्ता ढूंढा जाने लगा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर कैसे भिजवाया जाए। यहाँ से वो खेल शुरू हुआ जिसने हमारे मौजूदा सेटअप को, हमारे इदारों के निज़ाम को, जिम्मेदारी उठाने की ताकत को और तमाम चीज़ों को दरम बरम करके रख दिया। दुरुस्त। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज ज़रूरी है, मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, तो इनको इजाज़त दी जाए। अब उसके बाद एक खेल शुरू हो गया। मेरा ख्याल ये था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने एक एप्लीकेशन दाखिल की है वजारत दाखिला में जी, तो वो फौरी तौर पे इसकी इजाज़त दे देंगे। उसके रास्ते भी थे, दे देनी भी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नैब को भिजवा दिया। नैब ने उस पर अपनी हांडी पकाई, वापस वजारत दाखिला चली गई। नैब ने कहा जी कि चूँकि हुकूमत का अख्तियार है, हुकूमत चाहे जी तो भिजवा दे। अब हुकूमत उसको काबीना में लेके गई, काबीना की ज़ेली कमेटी में लेके गई, ज़ेली कमेटी में उस पर बहस मुबैसा होता रहा और इस सारी कहानी का अंजाम ये निकला कि वो 7.5 अरब रुपए का एक श्योरिटी बॉन्ड जमा कराए और बाहर इलाज के लिए चले गए। अब अगर नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर हम शहबाज शरीफ की बात मान लें कि एक एक लम्हा उसके लिए कीमती है, तो फिर नवाज शरीफ सिर्फ शरीफ ख़ानदान का नहीं, इस मुल्क का भी असासा है। बिल्कुल। फिर तो किसी किस्म की श्योरिटी देने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। दुरुस्त है। लेकिन फिर ख़बर आई जी कि नवाज शरीफ ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सूरत हाल में नहीं जाऊँगा। अब मामला क्या है? पहली बात यह है कि अगर नैब अपने सर से उतार रही है, अदालत अपने सर से उतार रही है, हुकूमत अपने सर से उतार रही है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मुल्क
जिम्मेदारों से चलते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स किसी नशिस्त पे बैठा है तो उसके अख्तियारात हैं, उसको बोझ उठाना पड़ता है। उसको वो बोझ अपने अख्तियारात का उठाना पड़ता है, वरना उसको वो सीट खाली कर देनी इसी चाहिए। तरह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान को दिल बड़ा करना चाहिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने और चौधरी शुजात हुसैन इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन तहरीक इंसाफ ये बोझ उठा नहीं पा रही। उसका आखिरी हल ये निकला कि शहबाज शरीफ हाई कोर्ट चले गए लाहौर। अब हाई कोर्ट लाहौर में आज वफाक ने और नैब ने, दोनों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने जवाब दाखिल किए, और उसमें जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो अदालती दायरा अख्तियार का था। जी जी। और आज अदालत ने उस दायरा अख्तियार को तस्लीम कर लिया और उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत बड़ा फैसला। नैब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुतनाज़ा हैं, इसी तरह, और जिनके हवाले से इससे पहले भी बात होती रही। जरदारी का केस कराची नहीं चलेगा, पिंडी चलेगा। पिंडी चले, इसी तरह। और हाई कोर्ट का मतलब ये है कि मुल्क में जिस शख्स को जहां रिलीफ मुमकिन है, जी जी, मिल सकता है, तो वो अपनी मुमकिन करीबी तरीन हाई कोर्ट की जो दरवाज़ा है वो खटखटाएगा। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे के बहुत सारे इबहम दूर कर दिए। बहुत बहुत अच्छा फैसला। अब सोमवार वाले दिन इसका फैसला होना है कि मियाँ साहब का नाम ECL से बग़ैर श्योरिटी बांड के निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। ये भी चूँकि हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा है कि कोई शख्स कि जिसको अदालत मुजरम ठहरा चुकी है वो मुल्क से बाहर इलाज की गर्ज से जा रहा है, तो आया उसके लिए कोई श्योरिटी बांड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये मामला चल रहा है। लेकिन इस पूरे वाक़ये ने, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि हमारे इदारों की जो वक़्त है वो खोल के रख दी है। हमारे इदारों के अंदर जो खौफ है उसके पर्दे चाक कर दिए। ये सूरत हाल सिर्फ, ये तो एक बहुत बड़ा केस है, सिर्फ इस केस में नहीं है जी। मुल्क आगे क्यों नहीं चल रहा? आपका कोई सरकारी अफसर जिस बी सीट पे बैठा है, जी जी, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये वफाकी काबीना में भी एतराफ़ हुआ है, उन्होंने भी तस्लीम बार बार ये एतराफ़ हुआ है, और उन्होंने इसको सहूल से बेहतर करने की उन्होंने कई दफ़ा वो भी कहा है कि जी कि हम इस तासुर को ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बारे में कोई भी जो हल है वो सामने नहीं आ रहा। अब इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ज़िम्मेदार, आप जिस भी नशिस्त के ज़िम्मेदार हैं, आपको उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है जी, और आपको कवानीन ऐसे बनाने हैं कि कोई भी अफसर, कोई भी ब्यूरोक्रेसी का कोई भी फ़र्द जी, फैसला करने से पहले, चूंकि वो फैसला ऑन स्पॉट करता है जी, तो उसका मैंडेट होता है, उसका मैंडेट है, उसके मैंडेट के अंदर अगर आप नैब को, FIA को, दीगर तहकीकी इदारों को घुसा देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। और सबसे अहम बात ये कि वोटर, कहा गया जी कि चूंकि इमरान खान ने अपने वोटर से बड़े वादे किए थे जी, और अब वो किस तरह नवाज शरीफ को इस तरह जाने दें। और नवाज शरीफ के हवाले से भी यही बात हो रही है कि उन्होंने एक बड़ा बयानिया दिया, और अब अगर वो ये श्योरिटी बॉन्ड दे के चले जाते हैं जी, तो शायद इससे ये तासर उभरेगा कि वो डील करके गए जी, और हुकूमत भी उस कागज़ को बार बार लहराएगी। जी, जी, अब उसकी कानूनी हैसियत के बारे में भी बहुत सारी मशकूक बातें आ रही हैं, लेकिन वोटर कहाँ है? वोटर की कौन सुनता है? ये अनाओं की जंग है, ये इदारों की अनाओं की जंग है, ये सियासतदानों की अनाओं की जंग है,
हर कोई अपनी अपनी ज़ाती अना की तस्कीन कर रहा है। वरना अगर आपको वोटरों का ख्याल होता तो आज टमाटर 250 रुपये किलो होता। अगर आपको अपने वोटर्स का ख्याल होता तो आपके वज़ीर खुले आम ये कह रहे होते कि नौकरियां नहीं हैं। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि वजारत इत्तलात में एक वज़ीर ने कह दिया जी कि ये जो लोग जर्नलिज्म जी जी। पढ़ रहे हैं, मैस काम कर रहे हैं, मुझे तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आता। इसी तरह बार बार ये बात कही जा रही है कि इस मुल्क में भाई अब ना कोई सरकारी नौकरी है। वोटरों से तो 100 और भी वादे थे। आपने घर बनाने अपने घर बनाने थे, आपने रोजगार देना आपने था, डॉलर को आपने नीचे सारी लाना था, चीजें पेट्रोल को थी। आपने, बिजली आप देखें कहाँ पहुंच गई है, गैस को आप देखें कि जी कि उसका टैरिफ जिस हिसाब से ऊपर लेकर गए। तो ये जो अनाओं की जंग है, इस जंग से मुल्क का नुकसान हो रहा है और इससे निकलना पड़ेगा। अगर आप इससे नहीं निकलेंगे तो आप खुद नहीं पूरे मुल्क को एक बंद गली में धकेल देंगे। आप क्या समझते हैं इसका आसान हल क्या है? हुकूमत को कौन सा फैसला करना चाहिए? देखिए, अब तो हुकूमत ने अदालत की कोर्ट में फेंक दी है और मेरा ख्याल है कि अदालत नवाज शरीफ को, चूँकि पहले भी उनके फ़ैसलों में ये दिखाई दिया है, तो वो उनको जाने देगी, रिलीफ ECL से उनका नाम हट जाएगा। लेकिन जो वो इंसानी हमदर्दी का एक तासर था हुकूमत का, अब वो ख़त्म हो गया। अब तो ये आइनी कानूनी मामला हो गया। वो अदालत से इजाज़त लेंगे, जाएंगे, इलाज कराएंगे, वापस आएंगे, नहीं आएंगे, ये एक दूसरी कहानी है। लेकिन जो ये हुकूमत जिससे अपना कद बड़ा कर सकती थी, वो मौका इन्होंने ज़ाया कर दिया। अच्छा, एक तरफ तो इक़्तिदार के ऐवानों में ये सरगर्मियाँ जो आपने सारी ज़िक्र की, यहाँ पर और तो कोई काम हो ही नहीं रहा। इस टाइम यही मौजूद ज़ेर बहस है और इसी हवाले से सारे काम हो रहे हैं। पीछे 2 हफ्ते से मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था और वही सारी बहस मुबासा पूरे मुल्क में था। अब यह है कि धरने के बाद जो बी प्लान है, मुल्क के 30 से ज़ायद मकामात पर अब वो सड़कों पर आ चुके हैं, रोड्स ब्लॉक हैं, लोगों को तकालीफ का सामना है। एक तो आप इस हवाले से बताएं कि इस बी प्लान से आवाम कितनी मुश्किलात से दो चार है, और दूसरी बात यह है कि जी के हुकूमत को इस हवाले से क्या नोटिस लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, और मौलाना फजल रहमान साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौलाना फजल रहमान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बड़ा कामयाब मार्च किया और बिलाशुबा सरकारी आदाद शुमार को भी आप देख लें तो लाख के करीब लोग थे जी। इतने लोग ले आना, उन्हें एक नज़म के साथ बिठा देना और 13-14 दिन पत्ता हिले बग़ैर, कोई नाखुशगवार वाक़या के बग़ैर आप उनको यहाँ पे रखना और फिर वापस अपने इलाकों में भिजवा देना, ये एक बहुत अच्छी जमहूरी मिसाल कायम की है मौलाना फजल रहमान। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी जब बड़ा वाक़या होता है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे जो दुख हैं उनको हरा कर देता है जी। बहुत सारे जो छोटे ज़ख्म हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं। इसी तरह अब बात यह है कि मौलाना फजल रहमान को शुरू में गैर संजीदगी से लिया गया, बिल्कुल। बाद में हुकूमत के हाथ पांव भी फूल गए, फिर मुज़ाकरात भी होने लगे। अब मौलाना फजल रहमान यहाँ आके 13-14 दिन बैठ के अमन के साथ उठ के चले गए जी। जिस दिन मौलाना फजल रहमान यहाँ से उठ के गए और उन्होंने अपने प्लान बी का ऐलान किया, उस दिन से ही एक दफ़ा फिर तन तशनी नश्तर तैयार हो गए। इसी तरह और जितने तहरीक इंसाफ के वज़रा थे वो मैदान में उतर आए, इलेक्टेड और सिलेक्टेड और वो एक अलहदा मामला है। तो वो सारे मैदान में आ गए और उन्होंने भरपूर अपनी मौलाना साहब की हजामत बनानी शुरू कर दी। बात यह है कि एक शख्स यहाँ आया, उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वो बड़े पुरअमन तरीके से चला गया,
आप क्या चाहते थे कि वो सड़कों पे निकलता, वो डी चौक की तरफ वो बढ़ता? जैसे एक साफ़ी के इंकशाफात आपने सुने। साफी कहते रहे कि कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मतलब आप ये समझते हैं कि उनको आपके साथ लड़ाई करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। बिल्कुल वहां पे लाशें गिरनी चाहिए थी, वो नहीं गिरी। बिल्कुल। लेकिन अगर एक शख्स आपको ये पैगाम दे के गया है तो अब आपको उसके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इसी तरह दुरुस्त है। अब प्लान बी में वो आपके रास्ते बंद कर रहे हैं, बड़े पुरअमन तरीके से बंद कर रहे हैं, लेकिन ये पुरअमन तरीका आखिरकार तशद्दुद में बदल जाएगा। बदल गया। अगर फौरी तौर पे इसका कोई हल ना निकाला गया तो ये तशद्दुद की तरफ बढ़ेगा और फिर शायद इसको रोकना मुमकिन ना हो उस वक्त। तो यहाँ पे भी एक जो बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है वो ये है कि नाबीना अफराद बिल्कुल बैठे हैं लाहौर में, कोई सुनने को तैयार नहीं। टीचर से बैठे। असातिज़ा यहाँ डी चौक में उन्होंने धरना दिया, आपने उन पे मुकदमात कायम किए और उनको उठा के आप ले गए। पीएमडीसी वाले कोई बैठे हुए सुनने हैं। के लिए तैयार नहीं है। पीएमडीसी का मामला है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्टेट लाइफ के लोग तकरीबन 1 साल हो गया बिल्कुल इस्लामाबाद की सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, उनके एक जायज़ मुतालबा है, बिल्कुल। कोई सुनने को तैयार नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ये दावत दे रहे हैं कि जत्थे बनाएं। यहाँ पे बात उसकी सुनी जाएगी कि जिसके पास 10, 15, 20 हज़ार लोगों का ऐसा जत्था होगा कि जो आके कहेगा कि हम आग लगा देंगे, हम जला देंगे, हम कब्जा कर लेंगे, फिर आप उसकी बात सुनेंगे। तो फिर ये जमहूरी कल्चर तो ना हुआ, ये तो बदमाशी वाला कल्चर हुआ। तो ये हुकूमत को मेरा ख्याल है एक तो चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही मौलाना फजल रहमान के घर गए, वो हुकूमती इत्तेहादी हैं। हम उनकी बात को अगर ये समझ लें कि ये हुकूमत का है तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम की है और वहाँ जाके उन्होंने मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद भी दी कि उन्होंने बड़ा पुरअमन एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया। बाकी भी हुकूमत के तमाम जो अहदेदारान थे उन्हें अब मौलाना फजल रहमान को अंगेज कर लेना चाहिए था, उनके पास जाना चाहिए था, उनके मसले मसाइल सुनने चाहिए थे, कोई दरमियानी हल निकालना चाहिए था, बजाय इसके कि आप कहें कि चलो अभी तो चला गया है, अभी इसको सड़कें बंद करने दो, जब लोग जलील हो जाएंगे फिर पूरा मुल्क चीखेगा तो फिर नए सिरे से एक मुज़ाकराती टीम बैठ जाएगी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि उन्हें संजीदगी से इस मामले को हल करना चाहिए और इसे तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह एक और बात जो बहुत गर्म है काबीना में तब्दीलियों के हवाले से कि कुछ कलमदान बाज़ को हटाया जा रहा है, बाज़ नए को लाया जा रहा है, बाज़ को मर्ज किया जा रहा है। ये बड़ी अहम ख़बर है। इस हवाले से आपके पास बड़ी अहम मालूमात हैं, तो आप नाज़रीन से ये भी शेयर करें कि क्या होने जा रहा है। देखिए, इमरान खान अपने मौजूदा वज़रा की टीम से खुश नहीं। वैसे तो इमरान खान ने कहा था कि हम हर 6 महीने के बाद अपने वज़रा की कारकर्दगी के मुताबिक उनका फ़ैसला करेंगे जी। लेकिन अब चूँकि 1.25 साल हो गया और इस दौरान कुछ तब्दीलियाँ हुई भी असद उमर की, ग़ुलाम सरवर ख़ान की। असद उमर से तो कलमदान ही ले लिया गया और ग़ुलाम सरवर ख़ान का कलमदान चेंज कर दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ 1.25 साल के बाद 0 पॉइंट पे भी नहीं खड़ी। मैं कहता हूँ कि 0 पॉइंट से भी पीछे चली गई है। इसी तरह तो अब तहरीक इंसाफ ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि हमें अपनी पसंद नापसंद के चक्कर से निकलना होगा और ऐन लोगों को सामने लेके आना होगा जो अपनी वजारतें चला सकें। अब मैं आपको ग्लोबल विलेज है ये दुनिया, और इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि चाइना के बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो चाइना एक बड़ा स्टेक होल्डर है। तो चाइना आपको एक वज़ीर के बारे में ये कह रहा है कि हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, और वो वज़ीर वफाकी वज़ीर है और वो हिस्सा है और सबसे चाहता है। अब इमरान खान को
कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इमरान खान, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस तरह की बहुत सारी मिसालें होंगी पूरे पाकिस्तान में। ये कहा जाएगी कि तहरीक इंसाफ कहाँ से लोग ले, तहरीक इंसाफ क्या करें, जी ये मटेरियल दस्तयाब है जिससे ये गुजारा कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी साहब से 100 इख्तलाफात, लेकिन उनकी एक बात दुरुस्त है कि जो लोग मुंतखब होके आए हैं, वजारतें उनका हक है। इसी तरह आप में अक्सरियत गैर मुंतखब लोगों की है। इसी तरह बिल्कुल एक गैर मुंतखब शख्स जिसने किसी को जवाब नहीं देना, जिसने कल किसी हल्के से जाके इलेक्शन नहीं लड़ना, जिसने किसी से वोट नहीं मांगना, आप उससे उसको वजीर बना दें तो उससे आप वो क्यों किसी चीज़ का ख्याल करेगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट अटक है, जी मेजर ताहिर सादिक 2 कौमी असम्बली की नशस्तें जी और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त जीते, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म की हैसियत से पाकिस्तान के बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट नाज़म करार दिए गए थे, लेकिन वो भी किसी अना पे कुर्बान हो गए। इस तरह के बेशुमार लोग होंगे कि जिनको अगर आप वजारतें देते, जिनको अगर आप अख्तियारात देते, वो जिम्मेदारी का बोझ भी उठाते और वो मुल्क को आगे लेके जाते। अभी कोर कमेटी का तहरीक इंसाफ का इजलास जारी है और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान अब जिस हिसार में गिरे हुए हैं उससे निकल के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए एक ऐसी काबीना तश्कील देंगे और ऐसा रद्द-ओ-बदल करेंगे कि उसके को मुस्बत असरात आम लोगों तक जाएं, क्योंकि अब लोगों में मायूसी जड़ पकड़ चुकी है। अब वो तब्दीली के जिसके लिए लोग झूम के गाया करते थे, अब वो तब्दीली लोगों के लिए एक लतीफ़ा बन चुकी है और इस सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि जब आप लोगों की उम्मीदों को कत्ल कर देते हैं, जब आप लोगों की उम्मीदों को मार देते हैं, तो उसके बाद माशरे में अनारकी पैदा होती है, माशरे में अफरा तफरी पैदा होती है। तो ये इमरान खान को अब भी उनके पास वक्त है और वो जो सोच रहे हैं, दुरुस्त सोच रहे हैं कि इस काबीना में ऐसा रद्द-ओ-बदल किया जाए कि ये एक फ़हाल काबीना के तौर पे सामने आए। बहुत दुरुस्त तज्ज़िया किया आपने जावेद मलिक साहब। आपने बेलाग तज्ज़िये के ज़रिए ये वाज़े किया कि इमरान खान अब भी अपने आप को और इस मुल्क को एक परेशानी और मुश्किल घड़ी से निकाल सकते हैं। आपने जावेद मलिक साहब का बेलाग तज्ज़िया सुना। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। हम आप तक इसी तरह का तज्ज़िया और बग़ैर लगे लिपटे हुए सारे माहौल को हम आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।